चलो देखो, हम लोग थ्योरम स्टार्ट किए थे। 3 गो थ्योरम स्टडी करना आपको। गॉस थ्योरम, सर हल्का वॉल्यूम एथी बच गया था। वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल कहाँ बच गया था? नहीं बच गया था, स्टार्ट किए थे इसको हम लोग। कुछ नहीं बचा था वॉल्यूम इंटीग्रल। चलिए देखिए, इस थ्योरम के बारे में कुछ बात जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि थ्रू दिस थ्योरम, ऑब्जेक्टिव में इस सब बात को पूछता है। दिस थ्योरम डबल इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल इंटीग्रल। is converted into ट्रिपल इंटीग्रल। एक बात ये, दूसरा बात, कोई वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट किया जाता है या कन्वर्शन ऑफ सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। इट इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल into volume integral। लेकिन अब हम लोग पूरा स्टेटमेंट देखें इसका। गॉस थ्योरम नहीं बोलो, इसको पूरा नाम बोलो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका पूरा नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो 12 वाला गॉस थ्योरम नहीं समझे आप इसको। 12 वाला गॉस थ्योरम जो है वो इसी का स्पेशल केस है। इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। इसका कंप्लीट स्टेटमेंट को देखिए पहले आप। देखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन नहीं भी बोले तो आप समझ रहे हैं ये वेक्टर कैलकुलस वैलिड ही है पॉइंट फंक्शन के लिए, लेकिन अभी तो हम डाल देते हैं इसको ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, या बहुत सारे बुक में सिंपली वेक्टर फंक्शन भी लिखा हुआ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन across a closed surface will be equal to volume integral of divergence of that vector, over the volume enclosed by that closed surface। देखो, इस स्टेटमेंट को हम लोग लैंग्वेज में कैसे, ये मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये है ओरिजिनल स्टेटमेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। किसी वेक्टर फंक्शन का
surface integral across a closed surface. Across a closed surface. Surface integral of a vector across a closed surface will be equal to volume integral of divergence of that vector over the volume enclosed by that closed surface. इसको, इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली यदि लिखें तो ऐसे लिखेंगे, क्या बोला, किसी वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल को तो डिनोट करते हो v वेक्टर v डॉट ds और रिप्रेजेंट करते हो ऐसे अक्रॉस ए क्लोज्ड सरफेस, तो इसको इसी में ऐसा साइन दे देंगे और नीचे s लिख दो, s वेयर s इज ए क्लोज सरफेस। समझेंगे कि ये जो सरफेस इंटीग्रल निकाला जा रहा है इस क्लोज्ड सरफेस s पर, s के क्रॉस, ये बराबर होगा किसका, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस दैट इज डाइव v का वॉल्यूम इंटीग्रल का। किस वॉल्यूम पर इंटीग्रल करोगे, तो वो वॉल्यूम इसी सरफेस के द्वारा इनक्लोज किया गया हो, where S is a closed surface और V is the volume enclosed by S। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखा गया है उसी का ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ऐसे नहीं याद रहता है यदि ये थ्योरम का स्टेटमेंट, तो आप इस तरह से याद रखो, आप इसको लैंग्वेज बना लोगे, स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात है ना, क्या बोला हम आपको, किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस ए क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस के क्रॉस क्लोज आप सरफेस इंटीग्रल निकाले हो, उसी सरफेस के अंदर वाला वॉल्यूम पर वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना। बहुत जगह इसको आगे फ्यूचर में सेमेस्टर 2 सब में देखना, बहुत जगह अप्लाई होगा ये थ्योरम, बहुत सारा प्रॉपर्टीज फिजिकल फॉर्मूला डिराइव करने में। चलिए देखिए, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका प्रूफ अभी तक जो न्यू सिलेबस किया गया उसमें नहीं पूछा गया आपको, लेकिन हम लोग प्रूफ करने चलेंगे। इसका प्रूफ करने से क्या पता चलेगा आपको, इसका फिजिकल मीनिंग पता चलेगा। चलो इसका प्रूफ देखें हम लोग। आपको इसका प्रूफ के लिए एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना होगा और एक वेक्टर फंक्शन भी, फिर उस वेक्टर फंक्शन का उस क्लोज सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे, वो उतना आ जाना चाहिए। सुनो, हम लोग जो क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, देखो मैथमेटिक्स जो अप्लाई होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस पर अप्लाई नहीं कर लोगे आप, कुछ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस पर ही मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। जैसे में स्फेरिकल सरफेस एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस हुआ, क्यूबिकल सरफेस हुआ, सिलिंड्रिकल सरफेस, ये सब कुछ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस है, इसमें इजिली मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्यूबिकल क्लोज सरफेस लेके चलते हैं और एक छोटा सा क्यूब लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए फिर कोई भी आर्बिट्ररी बड़ा क्लोज सरफेस जो होता है, वो एक बड़ा क्लोज सरफेस, वो बहुत सारे क्यूबिकल क्लोज सरफेस का ही एक सिस्टम होता है। तो कंसीडर ए क्यूबिकल क्लोज, एलिमेंट्री क्यूबिकल क्लोज सरफेस, consider an elementary cubical closed surface
having dimension dx into dy into dz, एक बहुत छोटा सा क्यूब, बोलने के लिए एलिमेंट्री बोला, दिखाने के लिए एलिमेंट्री टाइप से मत दिखाओ, बहुत छोटा, एक बहुत छोटा सा क्यूबिकल क्लोज सरफेस इमेजिन किया हम लोग। इसका नोमेनक्लेचर भी कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसका डायमेंशन यानी लेंथ विड्थ हाइट, ये क्या जूम किया गया, सपोज करो ये डायमेंशन dx, ये विड्थ dy और ये विड्थ dz, ये क्यूबिकल क्लोज सरफेस। अब एक वेक्टर फंक्शन इमेजिन करना है और उस वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल निकालना। तो आप एक वेक्टर फंक्शन इमेजिन करोगे, मान लो वो वेक्टर है v, और उससे पहले क्या करना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना। यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए एक ओरिजिन लेना होगा, ओरिजिन ड्रॉ कर लोगे और एक्स वाई जेड एक्सिस सेलेक्ट करोगे। तो एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर दिया यहां पर, एंड कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम coordinate system having origin at the center of cube। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर पर ही, क्यूब के सेंटर पर ही लेके चले, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब क्या करो, आप एक वेक्टर फंक्शन लो v नाम का, वेक्टर फंक्शन v, वेक्टर पॉइंट फंक्शन v, और ये कहां लो, तो ओरिजिन पर लो। पॉइंट फंक्शन है, अलग अलग पॉइंट पर इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। हम लोग इस वेक्टर को नन मान के चलें ओरिजिन पर के लिए। देखते जाइए स्टेप वाइज, थोड़ा है लंबा, बस एक स्टेप करने तक आपको काम करना है। ऐसे तो है लंबा ये प्रूफ इसका, और इसका प्रूफ देखने से पूछे एग्जाम में या नहीं पूछे, लेकिन आप इसको स्ट्रांग रखना इसका प्रूफ को। इससे क्या होगा कि डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आएगा इसका प्रूफ देखने से, और एक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा इसका प्रूफ देखोगे तो। एक क्वेश्चन डाइवर्जेंस का डिफिनीशन, हम लोग डाइवर्जेंस का डिफिनीशन फिजिकली नहीं लिखे थे, डायरेक्ट मैथमेटिकली आ गए थे कि डाइव भी से डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड बाय डेल वी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। क्या कहां से आया ये चीज, ये फॉर्मूला, तो मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया कि डाइव भी इक्वल टू इतना। वो फॉर्मूला कहां से आया, तो वो आया डाइवर्जेंस का ओरिजिनल डिफिनीशन से, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग से आया है वो फॉर्मूला। तो इस प्रूफ को देखने से डाइवर्जेंस का एक ओरिजिनल डिफिनीशन आएगा और वो डिराइव भी हो जाएगा, डाइव भी इक्वल टू डेल वी एक्स बाय, वो डिराइव भी हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाता है, और यही चीज अभी जो कर रहे हैं हम जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ दिखा रहे हैं, बहुत सारे बुक देखोगे तो डाइवर्जेंस टॉपिक जहां स्टार्ट होता है वहीं पर ये काम कर दिया जाता है, वहीं पर स्टार्टिंग में ये चीज करता है। वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में नाम नहीं लेगा, वहां डायरेक्ट बोलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज एक्चुअली the flux of that vector, flux of the vector crosses through a closed surface, ये बोलेगा फ्लक्स। फ्लक्स, अरे वेक्टर v डॉट ds, जिसको आप सरफेस इंटीग्रल बोलते हो मैथमेटिकली, फिजिकली इसी को फ्लक्स बोलते हैं। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते कि नहीं, आप इसको बोलते थे,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। मैथमेटिकल नेम सरफेस इंटीग्रल। तो यही चीज कन्वर्ट हुआ है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, यही चीज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाइवर्जेंस में। तो देखो सिर्फ डाइव भी की बात करें तो डीवी को नीचे इससे डिवाइड कर दो, डीवी को इसमें नीचे डिवाइड कर दो, तो डाइवर्जेंस का यहां से डिफिनीशन आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर अक्रॉस क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिफिनीशन हुआ डाइवर्जेंस का। अब फिर ये डाइव भी बराबर डेल वी एक्स बाई एल, वो प्रूफ भी हो जाएगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ही डाइवर्जेंस का डिफिनीशन आता है। तो इसके लिए हम लोग का स्टार्टिंग क्या कैसे करना होता है, एक छोटा सा क्यूबिकल सरफेस लिया, क्लोज सरफेस, उसका कुछ डायमेंशन dx dy dz एज्यूम किए और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया जिसमें ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्यूब का सेंटर पर एज्यूम किए। अब हम एक वेक्टर फंक्शन भी इमेजिन करते हैं एट ओरिजिन। Let we have a vector v और इसको आप ऐसे यूनिट वेक्टर में vxi प्लस vyz vz के, और ये वेक्टर कहां लिए हो, एट ओरिजिन ओ, और इसको नन मान के चलिए आप, मतलब हमको ओरिजिन पर वो वेक्टर फंक्शन पता है, अदर जगह नहीं जानते हम उस वेक्टर को क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, अदर जगह उस वेक्टर का क्या एक्स वाई जेड कंपोनेंट होगा नहीं पता आपको। लेकिन आप ओरिजिन पर जिस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है उस वेक्टर को ओरिजिन पर के लिए जानते हैं, अदर जगह के लिए नहीं जान रहे उस वेक्टर को। देखो ये पॉइंट फंक्शन है वेक्टर भी पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर भी इज एक्चुअली पॉइंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इस वेक्टर का जो तीनों कंपोनेंट है वो भी पॉइंट फंक्शन होगा। तो ये तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू रखेगा ना। पॉइंट फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू रखेगा ये। तो डिफरेंट पॉइंट पर क्या वैल्यू है नहीं पता, आप ओरिजिन पर जानते हो कि वो वेक्टर इतना है। ये सब क्वांटिटी अब ओरिजिन पर के लिए जान रहे हैं। वी नो दिस वेक्टर एट ओरिजिन, ये चीज नोट में लिख लो। तो इस वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, ये वी एक्स वी वाई वी जेड भी जो हुआ, ये ओरिजिन पर के लिए इस वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट हुआ। ओरिजिन पर वो वेक्टर नन वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर है v ओरिजिन पर। तो अब देखिए, मिटाबे सब। हेलो, ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर v एट ओरिजिन। ऐसा बोलने का क्या मतलब, हमको ओरिजिन पर उस वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट पता है। वेक्टर v का x कंपोनेंट एट o का क्या है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट एट ओरिजिन क्या है, ये जान रहे हैं।
और इसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना हमको इस पूरे क्लोज सरफेस, क्यूबिकल क्लोज सरफेस पर। We have to find surface integral of this vector across this cubical surface. We want to find surface integral of this vector V across this cubical surface. तो देखो करेंगे क्या, इसमें टोटल 6 सरफेस है। इस 6 सरफेस के क्रॉस इंडिविजुअली सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो वी फाइंड सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस each 6 faces individually. गॉस थ्योरम, जब भी 12 वाला गॉस थ्योरम में आप कभी न्यूमेरिकल बनाते होगे या तो कोई क्लोज सरफेस होता था, तो उस क्लोज सरफेस के हर फेस के क्रॉस इंडिविजुअली आप फ्लक्स फाइंड करते होंगे E.ds, अब फिर ऐड कर देते होगे तो वो पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स हो जाता था। वही काम यहां भी, इसमें 6 सरफेस है, 6 सरफेस के क्रॉस इंडिविजुअली फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और लास्ट में 6 को ऐड करेंगे तो इस पूरे क्यूबिकल क्लोज सरफेस पर का सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा। वही प्रोसेस अप्लाई, देखिए सरफेस इंटीग्रल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट निकालने के लिए आप इंडिविजुअली निकाल के और ऐड कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आप 6 सरफेस के क्रॉस जब सरफेस इंटीग्रल निकालने चलेंगे तो जैसे सबसे पहला हम सरफेस इमेजिन करें, सपोज करो इस फेसेस के क्रॉस निकालें, EFGH फेस के क्रॉस सरफेस इंटीग्रल। पहले चले इसके बस एक तो सरफेस के क्रॉस आपको देखना है, उसी तरह से अदर 5 को सरफेस के क्रॉस हो जाएगा। जब तक एक फेस के क्रॉस नहीं निकाल लेते तब ये तक बस समझना है मेनली। जो रिक्वायरमेंट था थ्योरम को प्रूव करने के लिए, थ्योरम में क्लोज सरफेस की चर्चा हुआ था, तो हम लोग एक क्लोज सरफेस लिया, क्यूबिकल क्लोज सरफेस लिया, फिर उसके क्रॉस एक वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल की बात हो रहा है, तो चले अब हम लोग इसके क्रॉस सरफेस इंटीग्रल निकाल लें, उसमें सब फेसेस के क्रॉस इंडिविजुअली निकाल लें। तो पहला काम, फर्स्ट वी फाइंड सरफेस इंटीग्रल across EFGH फेस। तो देखो इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने में। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये आपका फेस है EFGH, ऑरिजिन यहाँ है, यहाँ पर ऑरिजिन है, ये कितना दूरी पर है ये फेस, dx/2 दूरी पर, dx/2 दूरी पर ये फेस है। क्यों? क्योंकि ये पूरा साइड लेंथ है dx, तो ऑरिजिन से ये वो फेस से इस उस फेस से इस फेस के बीच का दूरी dx है। एक रूम है मान लो, ये 2 सरफेस है, उस दोनों के बीच का दूरी dx, इस दोनों के बीच का दूरी dy, फिर इस दोनों के बीच का दूरी dz, और ऑरिजिन लिए हो सेंटर ऑफ क्यूब,
ओरिजिन माने हो। तो यहां से इस फेस का दूरी dx/2 होगा, आधा होगा ना। समझ में आया बात? इस फेस से इस फेस, ये जो फेस देख रहे हैं यहां से यहां का दूरी है dx, ये पूरा डायमेंशन dx। तो और बीच से बात करेंगे हम लोग सेंटर से, तो वो दूरी कितना उस फेस का, dx/2। ठीक है? यस सर। यस सर ठीक है, dx/2 ही होगा। ये फेस है आपका EFGH, ये ओरिजिन से dx/2 दूरी पर है आप, और एक यहां पर एक वेक्टर फंक्शन है v। देखो ऐसा कैसे होगा कि वेक्टर है यहां और सरफेस है यहां, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब जब सरफेस इंटीग्रल डिफाइन कर रहे थे तो याद करो जहां पर एलिमेंट था वहीं का वेक्टर भी होता था। ये चीज हम लोग ये लिख लिए होंगे, ये याद कीजिए। ये एक आर्बिट्ररी सरफेस लेते थे, इस आर्बिट्ररी सरफेस में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करने की बात बोला था, इस एलिमेंट का अपना एरिया वेक्टर की बात किए थे, और जहां एलिमेंट लिए हो वहीं पर वेक्टर फंक्शन भी होना चाहिए, वहीं का। एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आपको वेक्टर फंक्शन होना चाहिए। तो एलिमेंट यहां है, अब वेक्टर यहां है, कैसे इस वेक्टर का इस एलिमेंट के क्रॉस आप सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे? देखो ये एरिया को एलिमेंट ही मानना, इसमें से फिर कोई एलिमेंट लेने ने मत जाना, ये फेस को खुद एक एलिमेंट मानना, क्योंकि बहुत छोटा क्यूब की बात किए हो आप, ये क्यूब ही बहुत एलिमेंट्री क्यूब लिया गया है। ये फेस सब देखिए ना, डायमेंशन dx dy dz है, इस फेस का अपना ये लेंथ dy और ये लेंथ dz, ये तो खुद छोटा है, तो फिर इसके अंदर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो खुद एक एलिमेंट है। तो हमको इस एलिमेंट के क्रॉस इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। ऐसा कैसे हो सकता है? कंडीशंस तो ये था जहां एलिमेंट होना चाहिए वहीं पर वो वेक्टर फंक्शन भी होना चाहिए, तो नहीं निकाल सकते हो आप। ए वेक्टर यहां, एलिमेंट यहां, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका यहां पर वेक्टर भी है और जरूरत है यहां पर का वेक्टर से, इस एलिमेंट के पोजीशन पर का वेक्टर से जरूरत है। तो एक काम करो, सपोज करो यही वेक्टर चेंज होके, ये जो वेक्टर भी था जब यहां से यहां मूव करके आएंगे तो ये वेक्टर चेंज होके एक न्यू वेक्टर v1 बन गया। चूंकि पॉइंट फंक्शन है ये, तो थोड़ा भी इधर उधर होंगे तो इस वेक्टर में चेंजिंग आएगा, पॉइंट फंक्शन है ये। तो यहां से यहां पर जब जाएंगे तो ये वेक्टर मेरा चेंज होके सपोज किया जाए एक न्यू वेक्टर v1 हो गया। समझे इस चीज को? ये पॉइंट फंक्शन है वेक्टर भी, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू, ओरिजिन पर के लिए ये v है, अदर पॉइंट के लिए ये भी नहीं होगा, एक नया वेक्टर हो जाएगा वो। तो इस चीज को मेंशन करोगे, लेट वेक्टर भी चेंजेज टू वेक्टर v1 on going from origin to the element EFGH। यहां से यहां आने पर उस वेक्टर में चेंजिंग हुआ और वो चेंज होके वेक्टर v1 हो गया। तो इस एलिमेंट के हर पोजीशन पर v1 ही मानना। कहोगे ऐसा आप बोले कि थोड़ा भी ये पॉइंट फंक्शन है, तो ऐसे गए तो चेंजिंग हुआ इस वेक्टर में, और इस पर इसके डिफरेंट पॉइंट पर जाएंगे तो वही रहेगा, v1 रहेगा। हाँ,
क्योंकि वो एलिमेंट बहुत छोटा है, बहुत कम एरिया का ये एलिमेंट है। कम एरिया के एलिमेंट के डिफरेंट पॉइंट पर उस वेक्टर में चेंजिंग नहीं मानेंगे, लेकिन यहां से यहां तक जाने में चेंजिंग मान रहे हैं। अब जैसे ये जो डिफाइन जब कर रहे थे हम लोग, ये वेक्टर भी इस एलिमेंट के पोजीशन पर का वेक्टर भी है, इसके हर जगह पर का वेक्टर भी, ये सपोज करना है। हर इस एलिमेंट के हर पॉइंट पर का वेक्टर भी समझना है। तो जब ऐसा है कि इसके हर पोजीशन पर वेक्टर v1 है, तो अब तो आप इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लोगे इसके क्रॉस। 10 सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस EFGH जो हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस EFGH, ये तो हो जाएगा कितना, वेक्टर v1 डॉट वेक्टर ds। जो डिफिनीशन है सरफेस इंटीग्रल का, इसमें इंटीग्रल का साइन मत देना, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ये कोई बड़ा सरफेस नहीं है कि इसमें इंटीग्रल का साइन देंगे। ये सरफेस एक स्मॉल सरफेस है, स्मॉल के लिए से इंटीग्रल का साइन नहीं देना है, लेकिन रीड करेंगे इसको सरफेस इंटीग्रल। ये हुआ इसके क्रॉस का सरफेस, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। v1 को नहीं जानते, मान लिए थे v1 है यहाँ, लेकिन v1 को जानते तो नहीं हम लोग, उसका क्या XYZ कंपोनेंट होगा, थोड़ा इसको और सॉल्व करना होगा इस रिजल्ट को। ये फिगर मिटाते हैं हम, समझ गए आप इसको, ठीक है? जी सर, मिटा दीजिए। तो ये जो ओरिजिनल फिगर बनाए हुए हैं, यहां भी इस बात को शो कर सकते थे कि ऑन गोइंग फ्रॉम ओरिजिन टू दिस एलिमेंट वेक्टर v चेंजेज टू वेक्टर v1। तो इसके अक्रॉस का सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा वेक्टर v1 डॉट वेक्टर ds। अब इस वेक्टर v1 को अपने मन से एज्यूम कर लो, इसका x कंपोनेंट इतना, इसका y कंपोनेंट इतना, खुद एज्यूम कर ले रहे हैं, z कंपोनेंट इतना, और डॉट वेक्टर ds है, इसको भी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं हम लोग। वेक्टर ds को, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो पहले इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर ds का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो इस एलिमेंट का ds है। तो इस एलिमेंट का ds का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ dz है और ये लेंथ dy है, इसका एरिया का वैल्यू हो जाएगा dx इंटू dz, सॉरी dy इंटू dz। ये एरिया का वैल्यू हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए बोलते थे आउटवर्ड नॉर्मल। तो जब इस एलिमेंट पर कोई आदमी नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो वो नॉर्मल जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। ये तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल दैट इज इस दिशा में लेना है, इसका नॉर्मल उधर जाएगा, यानी डायरेक्शन आया आई कैप, डायरेक्शन आई कैप आया। तो ये हुआ वेक्टर ds, यहां का वेक्टर ds हुआ dx इंटू सॉरी dy इंटू dz इंटू आई कैप आया वेक्टर ds। देखो पिछले क्लास हम लोग इस वेक्टर ds को का एक जनरल फॉर्म हम लिखा था। जनरल फॉर्म ये था dy dz आई कैप प्लस dx dz j कैप प्लस dx dy k कैप, ऐसे जनरल फॉर्म एरिया वेक्टर का। तो ये तो उस एरिया के लिए, उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर है जो एलिमेंट स्पेस में होगा ओरिएंटेड। लेकिन कोई एलिमेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उसमें जरूरी नहीं कि तीनों कंपोनेंट होगा। एरिया वेक्टर में कोई जरूरी नहीं तीनों कंपोनेंट होगा। तीनों कंपोनेंट तब होगा एरिया वेक्टर में
जब कोई एरिया स्पेस में ओरिएंटेड हो। लेकिन कोई एरिया यदि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका उसमें खाली एक्स से कंपोनेंट होगा। कोई एरिया यदि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है तो उसमें खाली वाई कंपोनेंट होगा। अभी ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसमें देख रहे हैं इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आउटवर्ड नॉर्मल लेना एरिया का डायरेक्शन। इस पर कोई आदमी नॉर्मल ड्रॉ करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस ना नॉर्मल हुआ और एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। और ये तो जनरल फॉर्म था वो तब के लिए जब आपका एलिमेंट स्पेस में ओरिएंटेड हो। लेकिन यहाँ का जो एलिमेंट है वो स्पेस में नहीं है ओरिएंटेड, ये एक्स एक्सिस के नॉर्मल एग्जैक्टली रखा हुआ है। इसलिए एरिया वेक्टर को हम लोग dy dz आई कैप लिखा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये सिंपली v1x इंटू dy dz, और ये वाला सब जीरो हो जाएगा, जानते हो ना, i डॉट j जीरो, i डॉट k जीरो और i डॉट i 1 होता है, इसलिए खाली ये बचेगा और सब जीरो हो जाएगा। तो यहां तक लाया आप सरफेस इंटीग्रल को। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये नहीं जानते हम लोग, इसको नहीं जानते। ये तो हम लोग का एज्यूम किया गया ना है। वेक्टर v1 एज्यूम्ड वेक्टर है, ना कि गिवन वेक्टर है, तो उसका x कंपोनेंट भी अननोन ही है। वेक्टर v1 का x कंपोनेंट है, हम जानते हैं वेक्टर v का x कंपोनेंट को। तो अब ये v1x को फाइंड करना होगा। ठीक है, देख रहे हो कैसे बस एक एरिया के क्रॉस हम कैसे निकाल रहे हैं सरफेस इंटीग्रल, यहीं पर तक बस समझना मेन है। उसके बाद उसी तरह से अदर 5 एरिया के क्रॉस कर दिया जाएगा। कैसे कैसे क्या क्या किया समझ में आ गया। उस एलिमेंट के पोजीशन पर एक वेक्टर माना v1, वेक्टर v ही चेंज होके v से v1 बन गया, ओरिजिन से वहां गए तो उस एलिमेंट पर, तो सरफेस इंटीग्रल इतना हुआ। अब हम इस दोनों को यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस कर लिए, वेक्टर v1 और वेक्टर ds को यूनिट वेक्टर में, और ये ds वेक्टर को इतना कैसे लिखा हो समझ लो। कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन, तो इस वेक्टर का एरिया का मैग्नीट्यूड dz इंटू dy, इस एलिमेंट का एरिया का वैल्यू dz इंटू dy, और डायरेक्शन जा रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो अब हमको फाइंड करना ये v1x एक्चुअली कितना होगा। ये v1x का वैल्यू क्या होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड v1x क्या होगा। ये भी अननोन चीज है आपका। आप ओनली ओरिजिन पर का x कंपोनेंट जान रहे हो, तो ये v1x कैसे निकलेगा। हमको यहां का तो x कंपोनेंट पता है और चाहिए यहां का x कंपोनेंट। तो एक मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का नाम है, सब्सिडियरी मैथ्स में पढ़े होगे, टेलर सीरीज। पढ़े हो सब्सिडियरी मैथ्स में टेलर सीरीज। जी सर पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है, रिवाइज नहीं किए हैं। चलो एगो अपना रूल्स बताते हैं हम। ठीक है सर। जरूरी नहीं कि जब मैथमेटिक्स नहीं था तब भी वो काम होता था, जब टेलर सीरीज नहीं था तब भी वो काम होता था। टेलर सीरीज आया तो थोड़ा और स्टैंडर्ड मेथड से हुआ वही काम ना। जब ये फिजिकल दुनिया नहीं था, सुख सुविधा, तब भी लोग काम चलाता था कि नहीं, सब कुछ से।
क्वेश्चन समझ गए ना क्या है हमारा? ये v1x जी। निकालना, यानी यहां इस वेक्टर का x कंपोनेंट चाहिए हमको पता है इस वेक्टर का x कंपोनेंट। तो देखो, एक जनरल रूल है ना नेचर का कि फाइनल वैल्यू जो होता है ये बराबर होता है किसका? इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। क्या इनिशियल वैल्यू में कितना चेंज हुआ उसको ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा? फाइनल वैल्यू। ये तो नेचुरल रूल है नेचर का, जी। इसमें तो कोई शक नहीं। dx over 2 change। इसमें भी कुछ पूछना है? नहीं सर ठीक है। नहीं सर ठीक है। कहोगे सर माइनस क्यों नहीं किए? पहले से का लिए आप? नहीं, चेंज का जरूरी मतलब है, चेंज होता है। जरूरी है कि फाइनल वैल्यू इंक्रीज होगा। सर चेंज में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है। हाँ, ये जो चेंज वर्ड है ना इसमें खुद पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा अपने आप को। तो देखो फिर एक बात यहां करते हैं, इनिशियल वैल्यू और ये जो चेंज है ना, इस चेंज को आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज। इस चेंज को लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज इनटू विड्थ। अब ये विड्थ टाइम का भी विड्थ हो सकता है, एंगल का विड्थ हो सकता है। अब जिस चीज का होगा चेंज उससे रिलेटेड ये विड्थ होगा। रेट ऑफ चेंज इनटू विड्थ इक्वल टू चेंज। एक सिंपल एग्जांपल सुनिए इसके लिए। मान लो कोई चीज का दाम हर साल 3 रुपया बढ़ रहा है, 3 रुपया पर ईयर बढ़ रहा है कोई किसी चीज का रेट, 3 रुपीज पर ईयर। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 12 सर। 12। ठीक है, हर साल 3 रुपया बढ़ रहा है, 4 साल में 12 रुपया में इंक्रीज करेगा। क्या हुआ, कैसे, ये क्या किए? 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए ना। जी। 3 रुपया पर ईयर क्या था? यस सर। रेट ऑफ चेंज था। 3 रुपया पर ईयर था रेट ऑफ और यहाँ पे विड्थ हो गया टाइम। 4 ईयर विड्थ था। यस 4 ईयर विड्थ था। तो वही उसी बात को तो जनरलाइज लिखा यहाँ पर कि कभी भी चेंज निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज इनटू विड्थ। और मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को। तो अब देखिए आपको v1x निकल जाएगा। देखो कैसे, इसी रूल को अप्लाई करते हैं v1x निकालने के लिए। मतलब आपको यहां का x कंपोनेंट चाहिए, इसको फाइनल वैल्यू समझें तो ओरिजिन पर वाला x कंपोनेंट को इनिशियल वैल्यू समझें आप। ओरिजिन पर वाला x कंपोनेंट को इनिशियल वैल्यू, अब प्लस चेंज। तो चेंज के लिए पहले रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को बोलते हैं। डेल vx बाय डेल x हो गया रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन vx। यहां पर तो वैल्यू vx था, यहां पर क्या होगा वैल्यू? तो यहां से यहां तक जाने में कितना चेंज हुआ, वो हुआ डेल vx बाय डेल x इंटू dx। ये हुआ चेंज इन vx। ये dx हो गया विड्थ, सॉरी dx बाय 2। यहां से यहां का विड्थ है dx बाय 2। ये विड्थ की जगह dx बाय 2 डाला। ये रेट ऑफ चेंज की जगह डेल vx बाय डेल x डाला। मैथमेटिक्स में डिफरेंस रेट ऑफ चेंज जब भी यूज करना है तो डिफरेंशिएशन करना है। कहोगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों किया? तो हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तब ना चेंजिंग आ रहा है। इस डायरेक्शन में जाने से चेंजिंग हो रहा है vx में, एक्स डायरेक्शन में जाने से, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे vx को। तो ये हुआ चेंज इन vx और ये इनिशियल vx, ओरिजिन पर वाला vx।
बराबर फाइनल Vx। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये चीज वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो सरफेस इंटीग्रल वाले में। 10 सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस EFGH, इसको आप ऐसे जो रखा था V1x इंटू इस V1x की जगह क्या रख दो, वो रख दीजिए Vx प्लस डेल Vx बाई डेल x इंटू dx बाई 2, विड्थ dx बाई 2। ऑरिजिन से यहां आ रहे हो तो ये विड्थ dx बाई 2, और बाहर में है कितना, बाहर में खुद ये dx थोड़ी था, ये तो था dy dz न था यहाँ। जी सर, dy dz है सर। ये हुआ इस फेस के क्रॉस का सरफेस इंटीग्रल। आपको हम होमवर्क देते हैं, अदर 5 गो फेस के निकाल के बताना हमको। एगो और कर दें, एक ठो और कर देते हैं। हम इस फेस का क्रॉस के निकाला, अब जस्ट इसका अपोजिट वाले के क्रॉस निकाल के दिखाते हैं हम आपको, तब छोड़ेंगे 4 गो आपके लिए। फिर लिखो सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस इसका अपोजिट फेस है ये ABCD। तो एक काम करो ना, ये वेक्टर मान लो V चेंज होके V2 हो गया, इस फेस के लिए वो वेक्टर V2 है। यहां से यहां आए तो वो वेक्टर V जो है V से चेंज होके V2 बन गया, ऐसा एज्यूम कर लेना। लेट वेक्टर V changes to V2, changes to vector V2 as we goes from origin to this face। origin to this face। तो फिर सरफेस इंटीग्रल क्या क्या हो जाएगा, देन सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा वेक्टर V2 डॉट ds। फिर दोनों को चलोगे यूनिट वेक्टर में लिख लेने, दोनों को यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करो तो वेक्टर V2 को लिखो V2xi प्लस V2yj प्लस V2zk डॉट, और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी dy dz ही होगा। इस एलिमेंट का भी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड dy, ये dy इंटू dz, तो मैग्नीट्यूड dy dz ही होगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, इस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे बाहर की तरफ इधर आना होगा, ये हुआ इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इसके डायरेक्शन में माइनस आई कैप लगेगा। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस V2x इंटू dy dz, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे होगा और ये सब वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि i डॉट जे 0, i डॉट के 0, ये बचा माइनस V2x dy dz। अब फिर V2x निकाल के रखना होगा, यहां का x कंपोनेंट की अब जरूरत पड़ा। फिर वही मेथड स्टाइल अपनाएंगे जो अभी अपनाया था, हमको ओरिजिन पर का x कंपोनेंट पता है तो ये काम अलग से कर लो आप। V2x चाहिए ना, तो ओरिजिन पर वाला x कंपोनेंट को तो जानते हो, वो पहले लिख लेना, इसी में ऐड कर देना कि यहां से यहां तक आने में कितना चेंज हुआ Vx में।
कितना चेंज हुआ उसके लिए रेट ऑफ चेंज निकालोगे, यानी डेल वी एक्स बाय डेल एक्स इंटू विड्थ, तो ये भी विड्थ तो dx बाय 2 ही है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस dx बाय 2। निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये विड्थ। तो फाइनली इस फेस के क्रॉस जो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो गया, बाहर में भी एगो माइनस आ जाएगा और अंदर में vx माइनस डेल vx बाय डेल एक्स इंटू डी, अंदर में भी, बीच में भी यहाँ ये माइनस, ये बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, dx बाय 2 और बाहर में dy dz। ये हुआ सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस दिस सरफेस। अब आप 4 गो फेस के क्रॉस तत्काल निकाल के देखो, फिर तो हम नेक्स्ट क्लास करते हैं इसको।